जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। अपनी पढ़ाई बढ़िया और कंटिन्यू जारी किए होंगे। जैसा कि साथियों हमें पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा एकदम नज़दीक आ चुकी है, तो हमें अपने अंदर बहुत टेंशन व घबराहट हो रही होगी कि क्या इस बार हम परीक्षा क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं साथियों आपको बता दूं कि हमें अपने दिमाग में ज़्यादा टेंशन और प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि साथियों जब हम ज़्यादा टेंशन और प्रेशर ले लेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में जब हम बैठेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो आते हुए प्रश्न रहते हैं वह भी हम भूल जाते हैं। तो हर वीडियो में यही कहता हूँ कि हमें अपने अंदर बहुत टेंशन व घबराहट नहीं लेनी है। हमें एकदम फ्रेश माइंड होकर रहना है और अभी तक जितना हम पढ़े हैं बस उसी का हम रिवीजन करते रहें, वही हमारे लिए बहुत है। आप डेली प्रैक्टिस सेट कीजिए साथियों और मॉक टेस्ट देते रहिए, बस यही आपके लिए इस समय बेहतरीन रहेगा। तो बस वहीं मैं आपसे कहता हूँ कि साथियों परीक्षा तो एकदम नज़दीक आ चुकी है और सीमित समय भी है, तो टेंशन अपने अंदर होना एक लाजिमी है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के अंदर साथियों टेंशन व घबराहट होती है कि क्या हम परीक्षा क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि साथियों वैकेंसी भी कितने दिनों की बाद आई थी ये, कि मतलब कितने सालों के बाद साथियों ये आई थी। तो साथियों टेंशन का होना लाजमी है, लेकिन एक बात यह है साथियों कि आप टेंशन लेके कर भी क्या सकते हैं। बस आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपना अपना मेहनत करते रहिए। माँ सरस्वती चाहेंगी तो साथियों वर्दी आपको ज़रूर मिलेगा, और मेरा भी यही आशीर्वाद है कि अब की बार आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी ज़रूर मिले। तो बस साथियों, और जब आप परीक्षा हॉल में जाना तो एकदम फ्री माइंड, एकदम फ्रेश माइंड होकर के परीक्षा हॉल में जाना और परीक्षा अपना देना। इससे क्या होगा साथियों, आप जब फ्री माइंड रहते हैं तो आप परीक्षा को अच्छे से कर पाते हैं। और जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं एकदम टेंशन और प्रेशर के साथ बैठते हैं तो ज़्यादातर आते हुए प्रश्न भी भूल जाते हैं। तो हमें साथियों ऐसा नहीं करना, हमें एकदम फ्री माइंड होकर एकदम हंसते हुए अपने मन में प्रसन्नता के साथ एग्ज़ाम हॉल में बैठना, तभी आप एग्ज़ाम में कुछ अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और साथियों आपको पता है भी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एग्ज़ाम में रीजनिंग का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है। रीजनिंग से साथियों काफ़ी अच्छे प्रश्न आते हैं और 100% साथियों सिलेक्शन आपका रीजनिंग भी तय करता है। तो ऐसे में साथियों रीजनिंग से संबंधित आज हम 20 प्रश्न लेके आए हैं। टॉप 20 प्रश्न रहेंगे साथियों, और एक प्रश्न रहेगा आपका होमवर्क, तो आप उसको बाद में कमेंट बॉक्स में बताना, और कमेंट में ये भी बताना कि आज आपने 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न रीजनिंग के सही किए। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपसे विनती है कि आपके यार और रिश्तेदार जितने भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ साथियों आपके जितने भी फ्रेंड इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके पास यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के साथियों क्लास की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। साथियों प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे जिस प्रकार 25 लिखा है, 25 का संबंध 18 से है, ठीक इसी प्रकार 37 का संबंध क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं साथियों। यहाँ पे जो 25 लिखा है, 25 से 18 कैसे हुआ, यदि हम 25 से 18 हुआ साथियों तो 25 माइनस 7 करेंगे साथियों, तो 25 माइनस 7 करने पे साथियों 18 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 37 माइनस 7 करेंगे तो 37 माइनस 7 करने पे हमें 30 आएगा, जो कि ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है। तो हमारा ये वाला तरीका तो साथियों लगेगा ही नहीं। तो हम अपना दूसरा वाला तरीका देख लेते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो 25 है साथियों, तो ये आपस में जो इनके अंक हैं यानी 2 और 5, इनको आपस में क्या करेंगे, इनको आपस में ऐड कर लेंगे। तो 25 को जब आपस में ऐड करेंगे तो 5 और 2 7, यानी 2 और 5 कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है साथियों, तो 7 होता है। तो 25 माइनस जो ये अंक ऐड किए हैं ये 7, इसको यहाँ से हम अगर घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा साथियों, हमें मिल जाएगा 18। ठीक इसी प्रकार अब हम 37 वाला देख लेते हैं। तो इनको जब आपस में ऐड करेंगे तो 37 को अगर ऐड करेंगे तो 3 + 7 कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है साथियों, 10 होता है। तो साथियों 10 होता है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 37 लिखेंगे। तो 37 माइनस 10, ऐड किए हुए अंक को हम घटाएंगे साथियों, तो 37 माइनस 10 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा साथियों 27। तो 37 माइनस 10 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 27, जो कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 27 आ जाएगा। और ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी 27 दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी 27 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था साथियों। कुछ नहीं करना था, आपस में अंक को ऐड करना था, फिर उसी अंक से घटा देना था। तो देखिए जो 25 लिखा है इनको आपस में एक ऐड करेंगे तो 2 5 7 हुआ, फिर 25 में से 7 घटाएंगे तो हमें 18 मिलेगा। ठीक इसी प्रकार 37 था तो 3 और 7 ऐड करेंगे तो 3 और 7 होता है 10। तो 37 माइनस 10 करेंगे तो हमें 27 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था साथियों। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न है कि दिए गए पासों में अक्षर बी के विपरीत, साथियों किसके विपरीत, तो बोला है कि दिए गए पासों में अक्षर बी के विपरीत अक्षर ज्ञात करें। तो साथियों बी के विपरीत हमें अक्षर ज्ञात करना है। पासे से संबंधित प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हम पहले बी वाला देखेंगे साथियों, बी वाला कॉमन बी जो है और बी से संबंधित शब्द जो दिए हैं पासे में, उनसे संबंधित शब्द आपस में मिल रहे हैं कि नहीं। तो अगर हम पहला वाला पासा देखेंगे और दूसरा वाला पासा देखेंगे साथियों, तो हमें ऐसे सवाल को पहले ज्ञात करने के लिए पहले पहले हमें इन दोनों पासों में कंपैरिजन करना है। अगर इनमें अंक नहीं मिल रहे हैं तो इनको हमें हटा देना, फिर बाद में ये वाला पासा हमें देखना है, फिर इनसे कंपैरिजन करना है। तो पहले साथियों पहले वाले पासे से कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि इनसे इनका संबंध मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे साथियों, तो ई भी यहाँ पे है और यहाँ पे भी ई है। तो साथियों यहाँ पे तो एक अंक कॉमन मिल गया। अब एफ का देखेंगे तो एफ भी है और एफ भी है। तो साथियों हमें तो यहाँ पे कॉमन मिल गया, तो हमारा यही वाला पासा सही बैठ गया है। तो देखिए जिस प्रकार यहाँ पे ई का संबंध यहाँ पे ई से है और एफ का संबंध यहाँ पे एफ से है, तो बचा हमारा सी। तो साथियों बी का विपरीत पूछा था, किसका विपरीत, तो बी का विपरीत पूछा था। तो हमारा उत्तर बी का विपरीत क्या आ जाएगा, जो बचा है सी साथियों, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी का विपरीत होगा सी। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए सी भी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न था साथियों, ऐसे प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहले वाले पासे से हम कंपैरिजन करेंगे, अगर इस पासे से इनका संबंध नहीं बैठ रहा है तो हम ये वाला पासा लेंगे। तो हमारे ये वाला पासा से साथियों उत्तर क्योंकि पूछा था बी का, तो हमें बी वाला ही देखना था। तो बी वाला हमारा इस पासे से मिल चुका है, तो बी वाला हमारा मिला। तो साथियों हमारा उत्तर क्या मिल के आया, तो हमारा उत्तर निकल के आया ऑप्शन नंबर ए, यानी बी का विपरीत पासा सी बैठ जाएगा, क्योंकि ई भी यहाँ पे कॉमन है और ई यहाँ पे कॉमन है, एफ भी है और एफ भी है। तो बचा सी, तो साथियों बी का विपरीत सी हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। एसएससी जीडी सीजीएल आरआरबी एनटीपीसी यूपीपी आरपीएफ एवं एसआई, इन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें। वेन आरेख से संबंधित प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं साथियों। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ही आसान होते हैं साथियों। जिस प्रकार हम इनका डायग्राम बनाएंगे उसी प्रकार आप इनका वेन आरेख बना के इसको ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यूनानी है, स्पेनिश है और बंगाली है। क्या करना है, तो इनका हमें आपस में संबंध देखना है। तो देखिए साथियों यूनानी का पहले हम डायग्राम बनाएंगे, फिर स्पेनिश का बनाएंगे। इनका आप पहले देखेंगे कि इनका आपस में संबंध कैसे है, फिर बंगाली इनका देखेंगे संबंध कैसे है। तो पहले साथियों देख लीजिए कि यूनानी, स्पेनिश और बंगाली ये क्या है। तो ये तीनों साथियों एक प्रकार से भाषा है। यूनानी भी भाषा है, स्पेनिश भी भाषा है और बंगाली भी भाषा है। तो पहले हम यूनानी वाला डायग्राम बनाएंगे। तो ये हम बना दिए साथियों यूनानी का डायग्राम। अब हम अपना अगला डायग्राम देखेंगे स्पेनिश। तो यूनानी और स्पेनिश का संबंध है इनसे कि नहीं, तो देखिए साथियों यूनानी जो है अलग लैंग्वेज है और स्पेनिश जो है अलग देश की लैंग्वेज है। तो इसका भी साथियों अलग डायग्राम बनेगा, क्योंकि यूनानी यूनान की भाषा है और स्पेनिश स्पेन की भाषा है। अब देखिए बंगाली, यह भी साथियों इनसे अलग है। तो बंगाली वाला भी डायग्राम हम अलग बना लेंगे, क्योंकि साथियों ये भी इन सभी से अलग है। तो इसीलिए साथियों बंगाली भी इन अलग देशों का भाषा है, बंगाल का हो गया साथियों। पश्चिम बंगाल की भाषा बंगाली है, तो इसीलिए यह भी अलग डायग्राम बनेगा। तो ये इस यहाँ पे हम बना लिए साथियों, आपको अब क्लियर दिख रहा होगा। तो ये इसका अलग इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। तीनों इस प्रकार से डायग्राम बनेंगे साथियों। ये हो गया हमारे यूनानी का, ये हो गया स्पेनिश का और ये हो गया बंगाली का। तो देखिए ये वाला डायग्राम हमारे कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। इस प्रकार के सवालों को साथियों वेन आरेख से संबंधित सवाल को इसी प्रकार हम ज्ञात करके इनका उत्तर निकाल सकते हैं। ऐसे प्रश्न साथियों काफ़ी आसान होते हैं, बस बच्चे क्या होते हैं होपलेस हो जाते हैं और टफ बना देते हैं होपलेस की वजह से। बाकी प्रश्न बहुत ही अच्छे थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न की निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए साथियों बहुत ही आसान प्रश्न है, श्रृंखला श्रेणी से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे 3 है, 6 है, 18 है, 90 है, 630 है। बोला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने का तरीका ये है साथियों, देखिए 3 है, 3 के बाद 6 लिखा है, तो इनका आपस में 2 से गुणा हुआ है, 3 दूनी 6। उसके बाद में 6 से 18 हुआ तो 6 तिरिक 18 हुआ है साथियों। 18 से 90 हुआ तो 18 पंचे 90 हुआ है। 90 से 630 हुआ तो 90 से 630 होने पे साथियों इसका 7 से मल्टीप्लाई हुआ है। अब उसके बाद में साथियों यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 से हुआ, 3 से हुआ, 5 से हुआ, 7 से हुआ। तो 2 3 यहाँ पे सीरियल से चला, उसके बाद में यहाँ पे 5 2 7
अब यहाँ पे हम किससे करेंगे, तो एक प्रकार से साथियों यह अभाज्य संख्या के रूप में इनका गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे हम किससे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 2 3 5 5 7, 7 के बाद आएगी अभाज्य संख्या साथियों 11। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम 11 से इनका मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, तो देखिए इनका गुणा करेंगे, 11 जीरो हम जीरो होता है, 11 तियाँ 33, 33 के 3 हासिल आया 3 हो गया साथियों। अब देखेंगे 11 छक्का 66 और 66 3 69, कितना होता है 69, तो 6930। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साथियों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा साथियों 6930। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में है 6930। तो 6930 इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, 6930। साथियों अभाज्य संख्या के रूप में इनका गुणनखंड होते हुए चला गया है। साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है कि यदि किसी कोड भाषा में PRO5 को OPQ15 लिखा है, ठीक उसी प्रकार OPO10 को NNQ30 लिखा है, तो उसी प्रकार NZA3 को क्या लिखा जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, तो PRO5 को OPQ15, तो पहले हम लास्ट का देखेंगे। देखिए 5 5 से 15, तो 5 या 15, यानी 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 15 हुआ। और अंतिम का देखेंगे 10, तो यहाँ पे जो साथियों 10 दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो 10 है, 10 से 30 हुआ, तो 10 तियाँ 30, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ। तो अब ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 त्रिक 9, लास्ट में हमारा 9 आ जाएगा। तो हमारे ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अब हमारा बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, इन दोनों में अब कंपेरिजन करेंगे कि कौन सा आएगा। तो हम शुरू में देखेंगे, अब यहाँ पे पी है, पी से ओ हुआ है, तो -1 हुआ है। ठीक, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे यन है, यहाँ पे भी -1 हुआ है, तो यहाँ पे यन है साथियों। तो यन से हम -1 करेंगे, तो साथियों -1 करेंगे तो क्या आएगा, यम आएगा। क्या आएगा, तो यम आएगा, क्योंकि यन के पहले क्या आता है, यन के पहले यम आता है। तो यहाँ पे हम यम लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे यम लिखेंगे, तो अब हम आर का और पी का देखेंगे। अब देखेंगे आर और आर का पी से, तो देखिए साथियों आर से जो पी हुआ, यहाँ पे भी -2 हुआ है, और पी से यन हुआ है साथियों, तो इसमें भी -2 ही हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जेड में साथियों -2 करेंगे, तो साथियों जेड में -2 करेंगे, वाई फिर एक्स, तो हमारा क्या आ जाएगा, यक्स आ जाएगा। तो साथियों जो हमारा ऑप्शन नंबर डी था, ऑप्शन नंबर डी में यम के बाद यक्स नहीं आया, तो वाई आ गया, तो ऑटोमेटिक यह हमारा यह भी नहीं होगा, तो हमारा यम एक्स ये बचा, और लास्ट में 9 है, तो सीधी सी बात है साथियों यहाँ पे सी आएगा, क्योंकि एग्जाम में हम इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास सीमित समय रहता है। तो हमारा उत्तर पता चल गया कि हमारा उत्तर क्या आएगा साथियों, हमारा उत्तर आएगा MXC9। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लगी थी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। जितने भी आपके दोस्त उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए रीजनिंग का यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, तो प्लीज़ उनके पास यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न है कि विलुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। विलुप्त अक्षर को ज्ञात करना है साथियों, बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, तो देखिए 42 है, 22 है, फिर यहाँ पे 4 लिखा है, फिर 75 है, 50 है, यहाँ पे 5 है, फिर ठीक इसी प्रकार 380 है, 349 है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए साथियों जो 42 और 22 है, यदि इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये क्या होंगे, 42 और 22 64, और 64 साथियों क्या है, तो 4 का साथियों क्यूब है, 4 चौके 16 चौके 64, तो ये साथियों ये 4 का क्यूब है। ठीक इसी प्रकार अब हम 75 और 50 इसको ऐड करेंगे तो साथियों कितना होगा, 75 और 50, 7 5 12 और 5 125, कितना होगा साथियों, तो 75 और 50 होता है 125, जो कि 5 का क्यूब है। तो अब ठीक इसी प्रकार 380 और 349 इनको अगर हम ऐड करेंगे साथियों, जो 380 है और 349 है, इनको ऐड करेंगे साथियों, तो ये होगा साथियों 9 8 4 12, 12 के 2 और 3 3 6 1 7, तो 729 आएगा। और 729 जानते हैं साथियों किसका क्यू है, तो यह है साथियों किसका, तो 9 का है, तो 9 9 81 9 729। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे साथियों हमारा क्या आने वाला है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा 9 आने वाला है, और 729 जो है साथियों यह 9 का क्यूब है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न था साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। विलुप्त अक्षर से संबंधित सवाल इसी प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है। नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें।
प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 4003 है, 5002 है, 6008 है, 6001 है। चारों इनमें से साथियों एक समान है, एक इनसे अलग है, तो जो अलग है तो वही इनका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें। इनको हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे 2 3 है, 2 है, 8 है, 1 है, 4 5 6 6। तो देखिए साथियों इनको क्या करेंगे, जो ये आपस में अंक लिखे हैं इनको आपस में हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, तो ऐड करेंगे। तो अगर 4003 इनको अगर आपस में ऐड करेंगे तो 4 प्लस साथियों 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3, तो इनको ऐड करेंगे साथियों 7 आएगा। ठीक इसी प्रकार 5 और 2 ये भी हमारा 7 आएगा ऐड करने पे। 8 6 और 8 कितना होता है साथियों 14 होता है, और 6 1 7 इनको भी ऐड करेंगे तो साथियों 7 आएगा। तो साथियों सभी को ऐड करने पे हमारा 7 आ रहा है, बट जो ऑप्शन नंबर सी है इसको ऐड करने पे हमारा 14 हो रहा है, क्योंकि साथियों 6 और 8 अगर ऐड करेंगे तो 14 होगा। जीरो का कोई मतलब नहीं साथियों इस जोड़ में। तो 6 8 14, तो यही हमारा भिन्न है, यही हमारा असंगत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसमें असंगत ऑप्शन नंबर सी है। सभी को जोड़ने पे 7 आ रहे हैं, लेकिन इसको जोड़ने पे 14 आ रहा है, तो इसीलिए साथियों यह इसका उत्तर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न है कि निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। साथियों इनमें हमें वर्ग की संख्या बताना। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। साथियों पहले हम ये वाला इसका ये जो इसमें इसको हम बाहर निकाल लेंगे, इसको हम बनाएंगे इधर। तो इसको बनाने पे साथियों ये मिला हमें, तो 1 2, और फिर यहाँ पे 1 और 2 कर देंगे। अब देखिए साथियों इनका आपस में हम क्या करेंगे, तो ये इनका और इनका आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, प्लस 1 जो ये है 5। तो इसमें हमारा 5 हो गया साथियों, और यहाँ पे भी जो है तो यहाँ पे भी 5 हो गया। तो 5 5 हमारे इसमें साथियों 5 इसमें हो गए और 5 इस वाले में हो गए। तो अब हम साथियों इन दोनों को एक साइड में रखते हैं। अब हम चलिए इसके बाद जो बचा है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3, ठीक इसी प्रकार से साथियों यहाँ पे भी 1 2। तो देखिए साथियों अब हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 कम कितना होता है साथियों 2 होता है, और 2 3 6 होता है। कितना होता है, तो 2 3 6 होता है। तो साथियों 2 1 कम 2 और 2 3 6 6 2 8 हो गया। हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। और इसमें 5 जो थे और इसमें 5, तो टोटल 10 हो गए थे। तो इनको हम यहाँ पे 10 ऐड करेंगे तो 10 और 8 कितना होता है, तो 10 8 18 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी में 18 था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के अगर सवाल दे रहे हैं साथियों और हमारे पास टाइम कम रहता है तो इसको हम इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे जितने खाने लिखे हैं उनको लिख देंगे 1 2 3, फिर इधर लिख देंगे, फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ देंगे, तो हमारा उत्तर आसानी से पता चल जाएगा। तो इसका उत्तर 18 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न की दिए गए शब्द को दाहिनी ओर रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब होगा। शायद तो दर्पण का प्रतिबिंब बनाना है। मान लीजिए यदि कोई दर्पण रखा है, यहाँ पे मान लीजिए साथियों कोई दर्पण रखा है और पूछा जाए कि दर्पण का प्रतिबिंब बताइए। तो देखिए अगर हम किसी शीशे के सामने कोई चीज़ या कोई वस्तु रखते हैं तो वह शीशे के सामने हमेशा उल्टा दिखाई देता है, यानी उसका हमेशा विपरीत दिखाई देता है। तो जैसे मान लो जो ये शब्द साथियों इधर से लिखे गए हैं, इस तरफ लिखे गए हैं, तो इसको हम शीशे के सामने ले जाएंगे तो ये उल्ट के हमारे इस तरफ हो जाएंगे। तो जो आर है ये एकदम जो लास्ट में एकदम शुरू में हो जाएगा, और वो भी किस प्रकार से एकदम उल्टे तरीके से लिख के आएगा। तो देखिए अगर आर को हम शीशे के सामने इस प्रकार से इन अक्षरों को ले जाएंगे तो हमारा आर किस प्रकार से बनेगा, हमारा आर इस प्रकार से बनने वाला है। एक जो हमारा इधर है तो हमारा एक इधर घूम जाएगा। इसके बाद 5 को हम देखेंगे तो 5 जो है साथियों 5 इस प्रकार से बनेगा। 7 जो है 7 इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद में हमारा क्यू जो है, क्यू हमारा इस तरफ ना होते हुए हमारा इस तरफ हो जाएगा। उसके बाद में क्यू के बाद आर बचा तो आर इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद जे है तो जे साथियों इस प्रकार से होगा, और सी जो है सी इस प्रकार से होगा। तो हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे साथियों तो ऑप्शन नंबर ए में है, लेकिन यहाँ पे 1 1 7 साथियों यहाँ पे ये नहीं मिला, यहाँ पे 7 जो डायरेक्ट आ गया ये नहीं होगा। इसके बाद में हम ऑप्शन नंबर बी वाला देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो आर आर भी मिल रहा है, 1 5 भी उसी प्रकार है, 7 भी है, क्यू भी है, आर भी है, जे। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी उस अकॉर्डिंग से साथियों जिस प्रकार से प्रश्न बोला गया था उस हिसाब से इसका उत्तर मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा साथियों। दर्पण के प्रतिबिंब के सामने यदि हम कोई भी चीज़ साथियों किसी शीशे के सामने ले जाएंगे, किसी दर्पण के सामने,
तो हमेशा उस चीज़ का वह उल्टा ही दिखाता है। तो अगर हम इतने CJRQ751R को शीशे के सामने ले जाएंगे तो उसका विपरीत ही दिखाएगा। तो विपरीत हमारा इसी प्रकार से दिखाने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी में इस ये मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगला प्रश्न है कि यदि 460 विद्यार्थियों में प्रारंभ से क्षमा की रैंक 220वीं है तो अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या है। देखिए साथियों 460 विद्यार्थी हैं टोटल, कितने हैं तो 460 स्टूडेंट हैं। उन 460 स्टूडेंट में विद्यार्थियों में प्रारंभ से साथियों शुरू से एकदम क्षमा जो है इसकी रैंक कितनी है, तो क्षमा की रैंक साथियों कितनी है, तो ये 220वीं रैंक है। अब बोला है तो अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या आएगी। देखिए अब अगर हम सामने से गिनेंगे तो सामने से गिनने पे इसकी रैंक 220 आती है। अब प्रश्न बोला है कि हम पीछे से इसको गिनेंगे तो कितने स्थान पे आएगी। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। 460 में से हम क्या करेंगे 220 साथियों माइनस करेंगे। तो 460 में से हम 220 माइनस करेंगे तो साथियों हमें क्या मिलेगा 240 मिलेगा। तो हमें ऑप्शन में 240 मिलेगा। और देखिए ऑप्शन में 240 भी दिया है, बट 240 इसका उत्तर नहीं होने वाला है। बच्चे क्या करेंगे 240 पे टिक करके चल देंगे, बट ये इसका उत्तर नहीं होगा। अब यहाँ पे साथियों हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम 240 में +1 करेंगे। +1 करने पे हमारा 241 हो जाएगा। तो 241 हमारा सही उत्तर बैठ जाएगा और 241 इसका सही उत्तर भी है। देखिए 241 इसलिए हुआ है क्योंकि बोला है कि क्षमा जो है साथियों प्रारंभ से 220वीं रैंक पे ये साथियों 2 बार गिनी जा चुकी है। क्योंकि एक बार प्रारंभ से गिन चुकी है, अब फिर लास्ट में जब हम गिनेंगे साथियों तो ये एक बार से मतलब घट जाएगी, तो इसको 2 बार गिना गया है, इसीलिए साथियों यहाँ पे +1 कर दिया जाएगा। तो 240 + 1 41 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो टोटल स्टूडेंट में से साथियों उसकी रैंक क्या है वो लेना है, उसके बाद में उसको घटा देना है। घटाने के बाद जो आएगा उसमें +1 कर देना, हमारा उत्तर ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो 241 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए क्यूबा का संबंध हवाना से ठीक इसी प्रकार स्पेन का संबंध किससे हो जाएगा। आसान प्रश्न साथियों। देखिए क्यूबा जो है साथियों क्यूबा की राजधानी जो है हवाना है, तो यहाँ पे राजधानी के रूप में पूछा गया। देखिए शब्द एनोलॉजी के प्रश्न कई प्रकार से पूछे जाते हैं। एक इस प्रकार से पूछा जाता है, एक अंक के प्रकार से पूछे जाते हैं, उसमें आपको सवाल भी दिए रहते हैं। तो साथ ही देखिए यहाँ पे प्रश्न शब्द एनोलॉजी का है कि अब क्यूबा जो है क्यूबा की राजधानी साथियों हवाना है, ठीक इस प्रकार स्पेन की राजधानी पूछा है। तो साथियों स्पेन की राजधानी क्या है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा साथियों स्पेन के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे मैड्रिड आएगा। तो मैड्रिड इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यूबा की राजधानी हवाना है तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि यदि ए बराबर गुणे और बी बराबर डिवाइड यानी भाग तथा सी बराबर माइनस और डी बराबर प्लस तो समीकरण का मान क्या होगा। आसान प्रश्न। देखिए साथियों हमें जो चिन्ह दिया गया उसी के स्थान पे इसका मान रख देना, बस हमारा उत्तर आसानी से निकल आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है ए बराबर गुणा बोला गया, तो यहाँ पे 55 ए का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, गुणा हो गया। बी का मतलब हो गया भाग हो गया साथियों डिवाइड। उसके बाद में सी बराबर माइनस, तो सी के जगह पे माइनस कर देंगे। उसके बाद में डी का मतलब है प्लस, तो डी की जगह पे हम जोड़ देंगे। अब इसको हम बोर्ड मास के तरीके से ज्ञात करेंगे साथियों। तो देखिए पहले हम डिवाइड वाला ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा साथियों, अब 5 और 5 से हम भाग करेंगे तो हमारा 1 आएगा, और फिर हमारा 1 आएगा तो 55 1 55। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे साथियों, इसका भी मल्टीप्लाई ले लिए हैं क्योंकि यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और फिर 1 गुणे 55 करेंगे तो 55 ही आएगा। अब 55 माइनस साथियों क्या करेंगे यहाँ पे 5 करेंगे प्लस 3 करेंगे। तो देखिए साथियों 55 माइनस हमारा 50 होता है और प्लस 3 ये है, तो हमारा क्या आ जाएगा 53 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 53 आएगा, लेकिन ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए भी मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों 53, ऑप्शन नंबर ए 53 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 53 इज द राइट आंसर होगा साथियों। कुछ नहीं करना था, जो इसका मान दिया था हमें उसी जगह पे उसका मान रख के ज्ञात करना था, हमारा उत्तर आसानी से निकल आता। तो 53 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों क्रम व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न 14 है कि देखिए दिए गए शब्द को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश में हमें इनको व्यवस्थित करना है, यानी सीरियल वाइज से। जैसे मान लीजिए ए के बाद हमारा बी आता है, बी के बाद सी डी ई एफ, तो इसी प्रकार से साथियों यह सवाल भी दिया है, तो हमें व्यवस्थित क्रम में इसको बैठाना है। तो देखिए अब हम व्यवस्थित क्रम में इसको बैठाएंगे, तो देखिए अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे। शुरू में यहाँ पे भी टी है, यानी सभी में टी है, तो ये हमारा ये टी वाला ऑप्शन नहीं होगा। ए देख लेते तो ए सभी में भी है,
तो ए भी नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारा बचा यल। अब आप यहाँ पे देखेंगे साथियों, तो यहाँ पे यल है, तो यल तो बाद में आता है। अब देखेंगे कि यल के पहले क्या आता है, यल के पहले यन आता है, यहाँ पे भी यन है, तो यह दोनों नहीं होने वाला है साथियों। यहाँ पे ये तीनों नहीं होगा। बट यहाँ पे सी है साथियों, तो सी यल के पहले आता है, तो सी यल के पहले आता है, तो हमारा ये भी खत्म। अब हमारा यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब हम साथियों यहाँ पे 5 लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए भी खत्म, ऑप्शन नंबर सी भी खत्म, ऑप्शन नंबर बी भी खत्म, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए साथियों, ये एग्जाम सॉल्व करने का तरीका होता है। हम पहले सॉल्व करेंगे, जो पहले हमारा अंक आएगा, पर उसके बाद हम ऑप्शन को देखेंगे। अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो बस हम आगे टिक करके आगे बढ़ लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम हाल में हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है। बट इसको हम सॉल्व करेंगे साथियों, तो भी हमारा तरीका यही होने वाला है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खैर, अगर आपको साथियों सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। बस साथियों, मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, तो हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम इसको प्रश्न को टिक करके आगे हम बढ़ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साथियों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, प्रश्न नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कथन का संबंधित प्रश्न है। कथन से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, पहले मैं सिर्फ सबसे पहले आपको बता दूं, जो ये वाला है इसका मतलब साथियों, यह जिस तरफ होगा तो उस तरफ का अंक साथियों क्या होगा, तो बड़ा होगा, और इस तरफ का अंक छोटा होगा। ठीक है साथियों, और इसका मतलब हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो बस साथियों, यही इसका तरीका है। और इसका जो कहीं 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 पे ये भी दिया रहता है, तो इसका मतलब होता है ना तो बड़ा ना तो छोटा, एकदम नॉर्मल रूप से रहेगा, बड़े में भी रहेगा और ना ही छोटे में रहेगा। तो पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये जिस तरफ रहेगा साथियों, तो इस तरफ वाला व्यक्ति बड़ा रहेगा, और अगर इस तरफ रहेगा तो इस तरफ वाला व्यक्ति बड़ा रहेगा। बस इसका तरीका, इसका मतलब यही है साथियों। तो चलिए इसको हम ज्ञात करेंगे। देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। बोला है पी पी साथियों, अब इसका मुख इस तरफ है, तो पी क्यू से बड़ा है, यानी पी है पी प्रोपोर्शनल क्यू। तो पी साथियों किससे बड़ा है, सॉरी साथियों, पी छोटा है क्यू से, यानी क्यू बड़ा है। तो साथियों क्या करेंगे इसको हम, तो यहाँ पे साथियों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्यू को लिखेंगे, क्योंकि क्यू जो साथियों यह पी से बड़ा है, क्योंकि मुख इसका इसी तरफ है। तो पी साथियों यहाँ पे हमारा आ जाएगा, पी जो है छोटा है इससे, तो पी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्यू क्यू भी बड़ा है आर से, क्योंकि आर भी छोटा है, तो आर भी छोटा है साथियों। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम आर को लिख देंगे। अब देखिए, अब बोला है आर बराबर यस, तो आर जो है यह भी बराबर यस के है, तो यहाँ पे भी यस लिख देंगे। अब देखेंगे यम, यम जो साथियों यस से बड़ा है, किससे बड़ा है, तो यस से बड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यम को कर देंगे, क्योंकि यम भी साथियों किससे, यस से बड़ा है, तो यस से साथियों यम बड़ा है। अब यहाँ पे यन 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 से भी बड़ा है, क्या है, तो साथियों यन से भी बड़ा यम है। तो क्योंकि मुख इसका यम की तरफ है, यन छोटा हो जाएगा, तो यन को भी हम यहाँ पे लिख देंगे साथियों। तो देखिए, अब हमारा तरीका बैठ चुका है। अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे तो देखिए साथियों, यहाँ पे प्रथम निष्कर्ष बोला है कि पी बड़ा है एस से, यानी पी पी का मुख साथियों इस तरफ है, पी जो प्रोपोर्शनल है साथियों पी की तरफ है। तो पी साथियों बड़ा है और यस छोटा है। बट यहाँ पे साथियों पी और एस ना तो बड़ा है ना तो छोटा है, यहाँ पे कुछ बात ही नहीं हुआ, यहाँ पे लोग सामान्य में हैं। तो साथियों ये दोनों तो बराबर ही बराबर हैं। तो कथन एक हमारा ये भी नहीं होने वाला है। अब कथन दो देखेंगे, तो आर बड़ा है आर छोटा है यन की अपेक्षा, तो यन साथियों बड़ा है और आर छोटा है। तो यन साथियों बड़ा है आर छोटा, यहाँ पे भी ये नहीं होगा, क्योंकि ये सभी बराबर वाले, ये सभी साथियों ये सब बराबर में हैं। तो हम का निष्कर्ष देख लेते हैं, कौन सा निष्कर्ष हमारा क्या कर रहा है। केवल निष्कर्ष एक सत्य है, ये गलत है साथियों, ये भी नहीं होगा। केवल निष्कर्ष दो सत्य है, यह भी नहीं होगा। अगला देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बोला दोनों निष्कर्ष सत्य हैं, यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि साथियों दोनों निष्कर्ष सत्य नहीं है। सही बात है साथियों, दोनों निष्कर्ष सत्य नहीं बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ऐसे प्रश्न साथियों आपसे तर्क शक्ति के रूप में पूछा जा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है और माइंड दिमाग वाला प्रश्न है साथियों, इसमें दिमाग लगाने वाला खेल रहता है, तो इसीलिए एग्जाम वाला यह प्रश्न जरूर पूछ लेता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न के नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को ज्ञात कीजिए। देखिए, इसे सवाल को हम कैसे ज्ञात करेंगे, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। साथियों ये निशान है, निशान दिया गया है और निशान के स्थान पे क्या आएगा, तो हम इनमें से कोई एक निशान ले लेते हैं, उसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो पहले साथियों हम तीर वाले ले लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तीर, तो तीर का मुख साथियों एकदम नीचे है
और फिर तीर अब साथियों डायरेक्ट यहाँ पे बगल में इसके चला आया है, क्योंकि पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे ये आ गया है। तो यहाँ पे आने के बाद इसका मुख इस तरफ हो गया है। तो यहाँ पे आने के बाद साथियों अब ऊपर डायरेक्ट चला गया, ऊपर भी इसी तरफ है। इसके बाद में यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आया तो इस तरफ हो गया। तो जब साथियों ये यहाँ पे आया, पहले यहाँ पे था तो नीचे था, अब यहाँ पे गया, इस इधर मुख हो गया। अब उधर जाने पे साथियों इस तरफ मुख हुआ, फिर यहाँ पे इस प्रकार हो गया। तो अब देखिए साथियों यहाँ पे क्या आएगा, तो अब यहाँ पे साथियों या इस तरफ ना हो कि यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जब आएगा तो या इस प्रकार हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आएगा तो इस प्रकार हो जाएगा। तो एक ही निशान हम पकड़ेंगे, उसी से इसका उत्तर हम निकाल देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम तीर वाला देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे पहले, तो ऑप्शन नंबर ए में ऊपर नहीं है नीचे है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी ऊपर तो है लेकिन साथियों ये यहाँ पे है, जबकि इसको यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी एक अंक को और लेके हम सॉल्व करते हैं। देखिए यू है, अब यू को देखेंगे साथियों तो यू यहाँ पे है, इस प्रकार से यहाँ पे घूम गया है इस तरह से। जब यहाँ पे इस प्रकार से घूमा तो फिर एक अंक छोड़ के डायरेक्ट ये यहाँ पे उठ के यहाँ चला आया। तो जब साथियों यहाँ पे आया, फिर उसके बाद में ये यहाँ पे इस प्रकार से चला आया। तो जब ये यहाँ पे आया ऊपर था, तो अब सीधी सी बात है साथियों, आप तीर के नीचे हो जाएगा, तो इस प्रकार होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रश्न यम यश से विवाहित है। अब जैसे जैसे साथियों पहले इसको हम पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद इसका हम डायग्राम बना के इसको ज्ञात करेंगे। बोला है यम यश से विवाहित है, पी एच का भाई है, एस एल की माता है। जो एच का भाई है तो एच का एम से क्या संबंध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न यम एस से विवाहित है, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, यम हो गया साथियों और ये हो गया यस। अब यम एस से विवाहित है, इसमें पता नहीं कि यम पुल्लिंग है और एस क्या है, स्त्रीलिंग है। इनमें से पति पत्नी कौन है ये नहीं हमें पता है। तो चलिए अब हम अगला देखेंगे, नीचे वाला आप देखेंगे तो पी एच का भाई है। क्या है साथियों, पी जो है एच का भाई है। तो साथियों पी जो है एच का भाई है, तो यहाँ पे एच हो जाएगा और यहाँ पे पी हो जाएगा। तो साथियों देखिए पी एच का भाई है, तो एच बहन हो जाएगी और पी प्लस, तो पी भाई हो जाएगा। अब क्या है, यस यल की माता है। यस जो है साथियों किसकी माता, तो यल की माता है, तो ये पत्नी हो गई और ये पति हो गया साथियों। अब इसका हमें उत्तर निकला कि ये पत्नी हो गई, ये पति हो गया, क्योंकि ये माता है तो माता तो साथियों पत्नी ही होती है, यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग माता के रूप में आती हैं। तो साथियों जो यस है एल की माता है, तो यहाँ पे भी एल आ जाएगा, एल की माता है। जो एच का भाई है, जो कि एच का भाई है साथियों, तो एच का भाई है तो प्लस हो गया। अब बोला है एच का एम से क्या संबंध है। अब एच का साथियों यम से क्या संबंध है, तो यम पिता है, तो एच साथियों उसकी पुत्री है। ठीक, तो प्रश्न बोला है कि एच का एम से जहाँ पे से शब्द दे दिया जाए साथियों, तो वहाँ पे आप विपरीत समझ लीजिएगा उस अंक का। तो एच का एम से क्या संबंध है, तो किसका संबंध साथियों, एच का, किससे, तो यम से, तो पुत्री का संबंध है साथियों। तो हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में भाई है, पिता है, बहन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर डी पे पुत्री होता तो इसका सही उत्तर पुत्री हो जाता, बट यहाँ पे ज्ञात नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ज्ञात नहीं होगा साथियों। कई बच्चे इस पे टिक करके आएंगे पिता का, लेकिन साथियों पिता का नहीं करना है। प्रश्न अगर का जहाँ पे से लग जाए तो साथियों उसका विपरीत हो जाता है, ये आप ध्यान में रख के चलिएगा। तो यच का एम से किससे साथियों, तो एम से किसका, तो यच का, तो यच का साथियों क्या संबंध है, तो यच का संबंध साथियों पुत्री का, तो पुत्री का है, तो ऑप्शन नंबर में कहीं पे भी पुत्री नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ज्ञात नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, प्रश्न निम्न में कौन सा शताब्दी वर्ष नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए शताब्दी वर्ष नहीं है। तो देखिए प्रश्न पूछा है कि कौन सा शताब्दी वर्ष नहीं है, तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे साथियों। तो पहले साथियों हम बता देते हैं कि लीप वर्ष है, उसके बाद में सामान्य वर्ष, और ये हो गया साथियों शताब्दी वर्ष। कौन सा, तो शताब्दी वर्ष हो गया, ये आप शताब्दी समझना। तो लीप वर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से डिवाइड हो जाए, जो 4 से डिवाइड हो जाए, और सामान्य वर्ष जो है साथियों जो 4 से डिवाइड ना हो। तो देखिए इसको साथियों हम कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा शताब्दी वर्ष नहीं है। तो पहले हम जान लेते हैं कि लीप वर्ष, उसके बाद में सामान्य वर्ष और शताब्दी वर्ष। साथियों कौन सा, तो शताब्दी वर्ष। तो देखिए लीप वर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से डिवाइड हो जाए, बट सामान्य वर्ष 4 से नहीं है 5 से डिवाइड होता है, और शताब्दी वर्ष इसके अंत में साथियों 0 आता हो, तो वह शताब्दी वर्ष हो जाएगा।
तो अब हमें बहुत आसानी से इसको हम ज्ञात करेंगे। लीप वर्ष 4 से डिवाइड हो जाता है। जैसे 2024 को अगर हम देखेंगे साथियों तो इसके लास्ट में 24 है, और यूँ हम इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 छके 24 बहुत ही आसानी से कट जा रहा है, और 4 पंचे 20, तो बहुत ही आसानी से ये साथियों कट जा रहा है, तो इसलिए यह लीप वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष बोला है कि कौन सा शताब्दी वर्ष नहीं है। तो शताब्दी वर्ष आपको पता चल गया कि साथियों जिन वर्ष के अंत में डबल जीरो आता हो या जीरो आता हो तो वह शताब्दी वर्ष कहलाता है। तो देखिए साथियों 1900 यह शताब्दी वर्ष है, 1300 शताब्दी वर्ष है, 1700 शताब्दी वर्ष है। बट अब हम 1932 को देखेंगे साथियों, तो 1932 साथियों यह 4 से डिवाइड है, क्योंकि साथियों 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 32 होता है, तो साथियों यह डिवाइड हो जाता है, तो यह लीप वर्ष आएगा। तो लीप वर्ष है, यह शताब्दी वर्ष नहीं है। तो हमें प्रश्न भी पूछा था कि निम्न में से कौन सा शताब्दी वर्ष नहीं है, तो साथियों 1932 जो है यह शताब्दी वर्ष नहीं है, यह एक लीप वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि लीप वर्ष प्रश्न बोलता है कि शताब्दी वर्ष नहीं है, तो शताब्दी वर्ष 1932 नहीं है, बाकी 1900, 1300 और 1700 ये शताब्दी वर्ष हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न के नीचे दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो उसे खोलने पर कैसा होगा। मान लीजिए साथियों कोई कागज का टुकड़ा है और उस पर इस प्रकार से बिंदी दिया गया है, ठीक इसी प्रकार से यदि इसको हम मोड़ के चार परत मोड़ के उसको काट के फिर खोलेंगे तो हमें कैसे दिखाई देगा, तो वहीं इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए साथियों इसको हम काट कर मोड़ेंगे तो फिर ये ऊपर के तो जो बिंदी हैं ये सभी समान रहेंगे, इसी प्रकार से ये आएंगे, समान रूप से आएंगे, और बाकी ये हमारा इसी प्रकार से मिल जाएगा। फिर नीचे वाला साथियों हमारा उल्टा हो जाएगा, तो ये ऐसे फिर यहाँ पे होगा, फिर इस प्रकार से ये हमारा इस प्रकार से बनेगा। तो अब हम देख लेते हैं साथियों हमारा इस प्रकार से कहाँ पे मिल रहा है। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए में शुरू में ही एक उल्टा एक सीधा, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में उल्टा ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन साथ ही ऑप्शन नंबर सी और डी भी देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बिंदी ऊपर ही नीचे हो गई है। और ये ऑप्शन नंबर सी देखेंगे डी देखेंगे तो यहाँ पे हमारा इस प्रकार से बीच वाला बना है, यहाँ पे साथियों इस प्रकार से बना है, तो इस कारण यह नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 20 है प्रश्न चिन्ह को पूरा करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को हमें ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, प्रश्न चिन्ह को पूरा करें। तो पहले इसको हम गोला इसी प्रकार से बनाएंगे, तो हमारा इस प्रकार से गोला बनेगा साथियों, एक ऐसे बन गया। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, तो ये वाला खाना इसमें ले जाके मिलाएंगे, तो हमारा ये इस प्रकार से बीच में साथियों ऐसे बनेगा। उसके बाद में लास्ट में जो साथियों क्या है, तो 3 लकीर यानी जिल्ले हैं, 3 खाने हैं, तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे ये भी बनेगा साथियों एक छोटा सा। तो हमारा ऐसे 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 इस प्रकार से बनेगा। तो अब चलिए देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन इनसे मिल रहा है। तो इसमें साथियों यहाँ पे साथियों 2 1 2 केवल 1 और 2 ही लकीरें हैं, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में भी साथियों ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे एकदम बगल से ले लिया गया है। और ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। चलिए अब हम होमवर्क की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये होमवर्क है, आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना साथियों, इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। तो बस टोटल साथियों आज 20 प्रश्न थे। आप कमेंट में बताना कि 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप सही किए, ये आप भी जरूर बताना। और इसका उत्तर साथियों ये जो होमवर्क है इसका उत्तर आप कमेंट में बताना कि इसका उत्तर क्या आएगा, कमेंट में ज़रूर पिन करना। और क्लास कैसी लगी, यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। जितने भी दोस्त आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ साथियों जितना हो सके वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। जितने भी दोस्त आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये। तो बस साथियों चलिए मिलते हैं हम कल वाली वीडियो में। कल वाली वीडियो साथियों जीके की आएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो कल वाली वीडियो भी आप लेना मत भूलिएगा। और इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर बताना। आज का ये होमवर्क रहा। चलिए मिलते हैं हम कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, मस्त रखना।